गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट्स। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया है वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके कुछ कुछ टर्म्स हैं उसकी, वो इस चैप्टर में भी यूज़ होंगी। और इस चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट्स है। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट्स। तो सबसे पहले तो हम अल्टरनेटिंग करंट्स जनरेट कैसे होता है, ये क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर में सारी चीज़ें हैं जो हमने स्टडी करनी है। अल्टरनेटिंग करंट्स, ईएमएफ, करंट, एवरेज मीन वैल्यू। आज हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तक करेक्ट करेंगे। 3 टॉपिक पहले स्टार्ट करेंगे। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, करंट और एवरेज मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये 3 चीज़ें करेंगे। बाकी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या चीज़ है, देखिए। आपको पता ही है ईएमएफ क्या होती है, कि जो हमें एक तरह का पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। और जो सेल का, अब आप ओपन सर्किट में बोल सकते हैं कि सेल के ओपन सर्किट में एक ईएमएफ होती है, वो हम उसको बोलते हैं ईएमएफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओपन सर्किट में। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या चीज़ है वो अब स्टडी करते हैं। अल्टरनेटिंग वर्ड साथ में लगा दिया इन्होंने। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज द ईएमएफ व्हिच कंटिन्यूअसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या चीज़ है, ये है ईएमएफ ही, पर ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है और चेंज हो मैग्नीट्यूड चेंज करती रहती है कॉन्टीन्यूसली, और पीरियडिकली अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी करती रहती है। मतलब पीरियडिकली का मतलब ये है कि एक इक्वल टाइम के बाद या कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स करती रहती है। एक तो मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली चेंज करती है, कॉन्टीन्यूसली मैग्नीट्यूड चेंज करेगी, और दूसरा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी पीरियडिकली। तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट क्या होएगा, वो भी सेम है कि जो करंट कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करता रहेगा, और वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा पीरियडिकली, पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया करेगा। ठीक है। रिवर्स का मतलब है डायरेक्शन, पीरियडिकली डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब क्या है, जो ईएमएफ है उसमें आप बोलोगे कि ये अपने पोल्स चेंज कर लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव। रिवर्स करने का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो इसमें डायरेक्शन अल्टरनेटिव करंट में क्या होएगा, रिवर्स होता है कि उसकी डायरेक्शन वो अपनी बदल लेता है। जाता तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही है, पर पॉजिटिव नेगेटिव भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी पाथ भी चेंज कर लेता है, रास्ता भी चेंज कर लेता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो ये है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि ये दिखता कैसा है। देखो, ये हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया जिसमें एंगल बताएंगे, एंगल वाला कोऑर्डिनेट थीटा ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा है वो फ्रिक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी करंट की। और ये हमने उसको एक तरह का कैलिब्रेट कर दिया कि इसको नंबरिंग दे दी कि ये जो थीटा उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, पाई/2, फिर पाई, ऐसे करके वैल्यूज़ जा रही है। और साथ में हमने टाइम पीरियड भी बता दिया कि टाइम पीरियड क्या है उस टाइम पे, कि जो टी टाइम पीरियड होता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने का, एक साइकिल पूरा करने का। तो यहाँ पे T4 टाइम हो रहा है, यहाँ पे T/2 हो रहा है, और यहाँ पे T टाइम, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे हमने एक डायग्राम दिखाई। तो ये हमने, क्योंकि हम पहले अल्टरनेटिव ईएमएफ बता रहे हैं, तो ईएमएफ के लिए यहाँ पे ई यूज़ किया है। तो हमने एक कोऑर्डिनेट ई दिखा दिया और एक तरफ हमने टी दिखा दिया। तो ये कोऑर्डिनेट 2 दिखा दिए। तो इसमें हम दिखाते हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी। देखो, पहले 0 थी, फिर ईएमएफ की वैल्यू एक इंक्रीज़ होती जाएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेगी, ये ई नोट मैक्सिमम वैल्यू है, फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी और फिर 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया कॉन्टीन्यूसली चेंज करना, ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रही, कभी मैक्सिमम हो गई, फिर डिक्रीज़ का 0 हो गई। तो दूसरा उसके बाद बोला पीरियडिकली चेंज करती है, मतलब कुछ टाइम बाद, देखो टाइम कितना, T/2 के बाद ये अपने आप ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। डायरेक्शन चेंज हो गई, नीचे को आ गया आप माइनस में, वही चीज़ चेंज कॉन्टीन्यूसली हो रही है, फिर जाके 0 हो गया, मैक्सिमम होने के बाद फिर 0 हो गया। कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है पर डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहाँ पे फिर 0 हो गया, तो टाइम T पूरा हो गया। अब मतलब आधे टाइम पे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, फिर आधा टाइम और हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज कर ली। देखो, मतलब पीरियडिकली उतने टाइम बाद ही उसने डायरेक्शन चेंज करनी है, फिर डायरेक्शन चेंज। तो इसे बोलते हैं ईएमएफ। अपनी वैल्यू भी कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रहा है और पीरियडिकली डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। ये हो गया। अब ऐसे ही आप
करंट भी दिखा सकते हैं। पहले ईएमएफ की अगर वैल्यू बात करें कि हमने दिखाना कैसे है इसको पीरियोडिकली, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिखानी कैसे, वो ऐसी होगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसको हम ऐसे लिखेंगे, जो ई नॉट है दैट इज़ कॉल्ड पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू आती है जो, वो मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट है। और साइन ओमेगा टी क्या है, ये साइन ओमेगा टी है, ये इसको पीरियोडिक फंक्शन दे रहा है, ये पीरियोडिकली चेंज होने में वैल्यूज जो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही हैं उसमें, और पीरियोडिकली जो चेंज हो रहा है वो कौन वैल्यू दे रहा है इसको, ये साइन ओमेगा टी इसमें ऐड अप हो रहा है। तो ये ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आप बोलते हो किस, क्या चीज़ होती है, एक सेकंड में वो कितनी बार ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, वो ये है। और कितने टाइम के लिए चला, वो टी साथ में होता है, ये फ्रिक्वेंसी भी होती है, इसको हम ये एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। कितनी वेलोसिटी थी और टी टाइम के लिए चला, तो वो उसकी ईएमएफ कितनी हो गई, ये वैल्यू बताएगी। ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट भी आएगा, देखने यहाँ ये करंट दिखाया हुआ, ये आई नोट, ये करंट के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया ये वाला। ये करंट भी सिमिलरली वैसे ही चल रहा है, वैल्यू अलग हो सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस आती है तो ये करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो ये वैल्यू ऐसे हमने दिखाई, पर है सिमिलरली पीरियोडिकली सेम, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो इसकी पीक वैल्यू कम है, उससे ईएमएफ से कम है पीरियोडिकल, इसकी जो पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। इस करंट को भी फिर वैसे ही लिखते हैं सिमिलरली, सारा सेम करंट को लिख दिया, आई नोट मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। अब यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली क्या कर रहे हैं, करंट को दिखा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोज, मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि सारा कुछ सेम है, बस कोज वाला कंसेप्ट यूज़ कर लिया। कोज के लिए कर्व थोड़ी चेंज हो जाती है, बस स्टार्ट वो जीरो से नहीं होती, मैक्सिमम वैल्यू से होती है। ये मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हुई थी, जीरो से मैक्सिमम में पहुंची थी, ये मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है और जीरो पे चली जाती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, फिर जीरो पे, बाकी सिमिलरली वैसे ही है, ठीक है। इसका एक साइकिल मैक्सिमम पे ही ख़त्म होता है, तो ये साइकिल मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम पे ही ख़त्म होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या था, इसमें जीरो से स्टार्ट हुआ, दिखाता हूँ, ये जीरो पे स्टार्ट हुआ, ये आगे जा नहीं रहा, चलो, तो जीरो पे स्टार्ट हुआ, जीरो पे ख़त्म हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो पे, ये जीरो पे ख़त्म। ऐसे हमने अल्टरनेटिंग करंट दिखा दिया और अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये कोज की फॉर्म में है, बस फॉर्म चेंज हुई है और कुछ नहीं, बाकी सारा सेम ही है। ये देखो करंट दिखा दिया सिमिलरली, पीक वैल्यू ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा टी को फेस बोलते हैं, बस ये चीज़ नहीं बताई थी अभी, ओमेगा टी को फेस बोलते हैं, दिस इज़ फेस। और इंस्टेंटेनियस टाइम होता है टी के, कितने टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे चेक कर रहे हैं, वो टी होता है, और ओमेगा टी इज़ अ फेस। चलो, सिंबल फॉर ए सी सोर्स, कहते हैं जहाँ पे भी ए सी सोर्स लगा होगा ना, तो वो आप जैसे सेल दिखाते हैं, सेल की जगह पे ये दिखाना है, ये नीचे वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला सिंबल वहाँ पे यूज़ होता है, जो आपको ऐसे कर्व सर्कल में कर्व सी दिखाई हुई है नीचे, ये नीचे तक मेरा लेज़र नहीं पहुँचती, तो आप इसको समझ लें थोड़ा कि कैसे काम कर रहा है, कि वहाँ तक वो इसको सिंबल है, मतलब किसका, एसी सोर्स का, चाहे आप करंट दिखा रहे हो, चाहे आप ईएमएफ दिखा रहे हो, सोर्स ऐसा ही दिखेगा। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो एवरेज करंट निकालना है या मीन वैल्यू, एसी की मीन वैल्यू, क्योंकि आपको मैं दिखाऊं कि क्यों मीन वैल्यू की बात की यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट लगातार तो चेंज हो रहा है, कभी बढ़ गया, कभी फिर कम होता गया, जीरो हो गया, ये इंक्रीज होता गया, ऐसे करते करते मतलब करंट तो हर बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें एक करंट वैल्यू चाहिए ना, कि इसकी एक एवरेज वैल्यू भी आएगी, जो चीज़ चेंज होती रहती है बार बार, उसकी एक एवरेज वैल्यू आती है कि एवरेज उसका करंट कितना था, तो इसका ही ऐसे एक एवरेज वैल्यू आएगी, हम एवरेज वैल्यू निकालें, हम हाफ साइकिल को निकालेंगे, जैसे यहाँ तक जितना चेंज आया उसका एवरेज कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो एवरेज मीन वैल्यू होएगी। तो वो हम करते कैसे, हम असल में एवरेज नहीं करते, हम इसका कंसेप्ट कुछ और यूज़ करते। वो कह रहे हैं कि मान लो हाफ साइकिल के लिए अगर हम ई मीन वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल होती है, वो कह रहे हैं कि अगर हम अल्टरनेटिव करंट की बजाय अगर स्टेडी करंट चलाएं,
ठीक है। जब हाफ ये अल्टरनेटिंग करंट जब हमने हाफ चलाया तो उस उतने टाइम में जितने हाफ साइकिल में जितना भी चार्ज वो कुछ चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज को फ्लो कराना। इसका मतलब कुछ चार्ज फ्लो किया होगा हाफ साइकिल में, वो जितना भी चार्ज फ्लो किया गया, ठीक है, अगर उतना ही चार्ज हम स्टेडी करंट में फ़्लो करें, उतना ही चार्ज हम से उसी सेम कंडक्टर में, ठीक है, सेम कंडक्टर में उतना ही चार्ज फ्लो करें स्टेडी करंट की फॉर्म में, तो जितना भी वो करंट आएगा सेम टाइम के लिए करना है, जितने टाइम के लिए उसको मूव किया उसमें उतने टाइम के लिए इसमें स्टेडी करंट हमने मूव करना है, तो जितना भी वो करंट स्टेडी करंट बनेगा वो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू। बस करना क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट जो हाफ साइकिल के लिए उसने जितना चार्ज फ्लो करवाया उतना ही चार्ज हमने स्टेडी करंट में फ़्लो कराना है, चार्ज उतना ही होना चाहिए और उतने टाइम के लिए फ़्लो कराना है। वो जितना भी करंट बनेगा वो इसकी अपने आप एवरेज वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो उसको हम एवरेज वैल्यू को ऐसे हम वो बताते हैं कि ड्राइव करते हैं, मतलब एक्सप्रेशन। वो कैसे, देखो अभी हमने चार्ज की तो बात की है कि चार्ज उतना ही फ्लो कराना है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करना है, देखो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर डेफिनेशन पूरी पढ़ लेते हैं, देखो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल is that steady current which will send the same amount of charge in the circuit in the time of the half cycle as is sent by the given alternating current in the same circuit in the same time। ठीक है, वही डेफिनेशन बताई हुई है, क्योंकि चार्ज के साथ अब हम इसलिए चार्ज की वैल्यू ही निकालते हैं। देखो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, ये चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो अब करंट हमारे पास ये होती है वैल्यू, पीछे की हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी, एसी करंट की वैल्यू ये होती है, तो करंट की वैल्यू पुट कर दी बस, बाकी कुछ नहीं किया। आगे क्योंकि आपने चार्ज पता करना है टोटल, तो आप इसको इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन कहाँ तक करनी है, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं, तो हाफ साइकिल कितने टाइम में पूरा होता है, t/2 में। तो जीरो से लेकर t/2 टाइम तक अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो हाफ साइकिल का चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए इसको इंटीग्रेट किया गया। इंटीग्रेशन अब आपको आती है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आप कर सकते हैं, वो आपने नहीं करके दिखाई, तो सीधा चार्ज की वैल्यू इतनी आ गई 2I0/ओमेगा। ये हमारे पास चार्ज की टोटल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो ओमेगा की वैल्यू 2π/t भी होती है, ओमेगा की वैल्यू। तो 2π/t लिखा, टी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2π/t लिखोगे, टी ऊपर, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ कट सकती है वो काट दो, जैसे 2 के साथ 2 कैंसिल कट हो सकता है, I0t/पाई आ जाएगा, I0t/पाई। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिल गया चार्ज का, वो कहते हैं मीन वैल्यू ऑफ AC। मान लो वो कहते हैं, मान लो AC की मीन वैल्यू ऑफ AC, मान लो उसको हम अगर IM लिखें या I एवरेज लिखें, तो वो किसकी इक्वल होएगी, देखो हाफ साइकिल के लिए ही लिखना है करंट, तो होता है चार्ज बाय टाइम ना। चार्ज तो उतना ही फ्लो करना चाहिए, आपको बताया ये Q चार्ज ही फ्लो होना चाहिए, तो Q लिखा है यहाँ पे। Q/T होता है करंट, तो T कितना है हमें बता ही दिया है कि हाफ साइकिल के लिए तो T/2, तो इसका मतलब करंट एवरेज हम ऐसे लिख सकते हैं, I एवरेज Q/T/2, ये लिख दिया। तो यहाँ से आप चार्ज ये वाला Q चार्ज एवरेज की फॉर्म में बता सकते हो, वो ये होगा। आपने क्या करना है, जो Q है वो यहाँ रखना है और T/2 इस तरफ मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये T/2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चार्ज आ जाएगा Q। तो वो Q क्या किया है, ये एक Q हमने यहाँ निकाला हुआ है, ये वाला पूरा मतलब वही एक्सप्रेशन है, ये वाला Q हमने एक निकाला हुआ है, एक Q हम यहाँ से निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू आई एवरेज 2/T आ जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि एक चार्ज ये एक चार्ज ये, इन दोनों को जब आप इक्वल कर दोगे तो अपने आप ही आप चेक करना, बराबर इक्वल करने से ये बचेगा सिर्फ, क्योंकि T कैंसिल हो जाएगा, T इसमें भी है T इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या कि आई एवरेज इक्वल टू आ जाएगा ये 2I0/पाई, ये वाला पाई यह रहेगा बस, एक ये वाला 2 रहेगा यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं इसको, कैलकुलेशन ही है। तो आई एवरेज की वैल्यू 2I/I0/पाई आ गया। जब आप पाई की वैल्यू पुट कर देते हो यहाँ पे 3/14, आप इसको सोल्व करोगे तो 0.637 I0 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रख लो, 0.633 लिखते, कई बार यहाँ पे 33 भी लिख देते, कई 36 भी लिख सकते हैं। तो आप अल्टीमेटली ये याद रख लो, 0.637 को
मल्टीप्लाई करोगे जब आई नॉट पीक वैल्यू, ये आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो वो अपने आप ही एवरेज वैल्यू दे देता है। तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की जब आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो, आपने सिर्फ टोटल मैक्सिमम वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई करना है, आपको अपने आप ही आपको मीन वैल्यू मिल जाएगी करंट की। तो ये था मीन वैल्यू, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऐसे ही अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए भी हम लिख सकते हैं। सीधा आप क्या करोगे, आपको सारा ये दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अगर आई एम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आई नॉट का 0.637 करना है। अगर आप ई एम निकालना चाहते हो, ई एम एफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ का मीन निकालना चाहते हो, तो उसमें बस ई नॉट होना चाहिए। यहाँ पे ई नॉट के साथ वही वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अपने आप ई एम एफ का मीन बता देगा या एवरेज वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही है, बस आपको ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की पूरा। तो ये समझ आ गया आपको कि द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज जीरो ओवर अ साइकिल एज पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज गेट कैंसिल्ड। वो कह रहे हैं हमने हाफ साइकिल के लिए लिखा है, हाफ साइकिल के लिए हमें मीन वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि अगर दूसरा हाफ लेंगे वो इसका ऑपोजिट ही होता है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे होता है, वो ऑपोजिट होता है। तो कह रहे हैं टोटल साइकिल कंप्लीट करोगे ना तो फिर आपको एवरेज वैल्यू जीरो ही मिलेगी, क्योंकि वही चीज़ वहीं स्टार्ट हुई वहीं पहुंच गई। जब आप किसी चीज़ को आप उसका जब एवरेज करते हो, क्योंकि नेगेटिव साइड भी गया वो, तो जब आप एवरेज कर दोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। इसीलिए टोटल साइकिल के लिए जीरो है, पर हाफ साइकिल के लिए इतना है। ये हाफ साइकिल के लिए याद रखना मेन वैल्यू है। आगे देखो रूट मीन स्क्वायर, ये भी आसान सी वैल्यू, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू, इसका 3 नाम है। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं, रूट मीन स्क्वायर के बारे में। ये भी हमने अल्टरनेटिंग करंट की निकालनी है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की निकालनी। इसमें क्या होता है देखो, जो रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है आपने स्क्वायर करके फिर उसका मीन करना है, मीन करके फिर उसका रूट ले लेना है। ये रूट मीन आरएमएस वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की। अगर आप पहले क्या करते हो, उसका स्क्वायर करते हो, वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देते हो, फिर उस सभी वैल्यूज़ को का मीन निकाल लेते हो स्क्वायर करके, फिर मीन करके उसका अंडर रूट लगा देते हो। तो जब आप अंडर रूट यूज़ करते हो तो ये जो वैल्यू आंसर में आती है वो रूट मीन स्क्वायर होती है। पर इसमें हम फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हम एक कंसेप्ट से निकालेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब आप करंट का स्क्वायर करते हो ना, क्योंकि ये स्क्वायर करना है इसका मतलब करंट का स्क्वायर करते हो, तो वो ना एनर्जी की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। वो एक एनर्जी, एक टर्म है हमारे पास जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि करंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है ज़्यादातर, तो हीट एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। कि हम कह रहे हैं कि जो करंट है वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट वाला। तो कहते हैं जब एक अल्टरनेटिंग करंट, हाँ, पूरे साइकिल के लिए जितनी हीट पैदा करेगा, ठीक है, एक पूरे साइकिल के लिए जितनी भी हीट वो पैदा करेगा उतनी ही हीट हम कहेंगे कि स्टेडी करंट अगर उतनी ही हीट पूरे साइकिल के लिए कंप्लीट करे, वो जितना भी करंट आएगा वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की। सिमिलरली पीछे वाले कंसेप्ट की तरह है, उसमें चार्ज था, इसमें अब हीट है। तो पूरे साइकिल के लिए जितना भी अल्टरनेटिंग करंट पूरे साइकिल में जितनी भी हीट पैदा करेगा, उतनी हीट हम स्टेडी करंट से जब पैदा कर देंगे उतने टाइम में ही, तो जितना भी वो करंट पैदा करेगा उस चीज़ को, जो करंट हम यूज़ करेंगे उस टाइम पे, उस करंट की वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे या वर्चुअल वैल्यू बोलेंगे या इफेक्टिव वैल्यू बोलेंगे। 3 नाम है इसके। तो इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, क्योंकि हीट का फॉर्मूला ये होता है आई स्क्वायर आर डी टी। डी टाइम होता है टी, और ये आर होता है रेजिस्टेंस, और आई होता है करंट। ये स्क्वायर आ गया ना, आई का स्क्वायर आ गया इसमें। तो ये हमारे पास हीट की वैल्यू मिल गई, ये हीट होता है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको बताया ही है कि यहाँ पे अब हम हीट टोटल निकालेंगे पूरे साइकिल के लिए, तो ये स्मॉल हीट की वैल्यू लिख दी। अब क्योंकि यहाँ पे जो आई है वो आई की वैल्यू एसी करंट है, तो आई की वैल्यू एसी की फॉर्म में पुट कर दी। आई नॉट आर, सॉरी आर तो पहले से ही था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये मिल गया। अब इसको भी आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, और पूरे साइकिल के लिए करना, तो इंटीग्रेशन कर दी। देखो 0 से लेकर टी तक पूरा साइकिल टी में होता है, तो ये हमने उसकी इंटीग्रेशन ये सोल्व नहीं करके दिखाएंगे, आपको सीधा बताएंगे ये वैल्यू आएगी आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई हीट की, टोटल हीट की। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली वैसे ही हम हम कहेंगे कि मान लो आई वी, अगर ये वाली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई है, आई वी है,
तो उसके लिए अब हीट लिखेंगे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, यही आई स्क्वायर आर टी। तो आई की जगह पे पुट करना है आई वी, क्योंकि वर्चुअल करंट यूज़ कर रहे हैं, यही वाला आर एम एस करंट। और आर रेजिस्टेंस है, और टाइम कितने के लिए हमने चेक करना है, आपको बताया ये टाइम हमने चेक करना है फॉर फुल साइकिल, तो टी पुट कर दिया। फॉर्मूला वही है हीट का, आई स्क्वायर आर टी, बस आई कौन सा लिया है अब, वर्चुअल करंट। तो अभी ये जो हीट पैदा करेगा वही हीट ये इसके इक्वल होएगी, सेम तो हीट है, तो बताया है अभी कि हमने इक्वल हीट पैदा करनी हो, सेम हीट पैदा करनी हो तो ऐसे ये सिंपल हीट, ये वर्चुअल करंट से हीट आई और ये स्टेडी करंट से हीट आई, तो अब इसको इक्वल कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी, आई नॉट बाई अंडर रूट टू आ जाएगा, बाकी सारे कट जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं इसको इक्वल करके, आपको ये आई नॉट बाई अंडर रूट टू मिल जाएगा। और अंडर आई वन बाई अंडर रूट टू की वैल्यू 0.707 होती है। आप चाहे आई नॉट बाई अंडर रूट टू लिख दो, चाहे लिख दो आई नॉट को मल्टीप्लाइड बाय 0.707, ठीक है। परसेंटेज में ऐसे लिखते हैं जैसे पीछे से 63% कुछ बोला हुआ था, ऐसे इसमें 70% आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने आपके पास कोई जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी पीक वैल्यू अगर आपको पता है आई नोट, तो आप उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 0.70 से 0.707 से, या अंडर रूट टू के साथ डिवाइड करना है, तो वो अपने आप आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे देगा, अपने आप ही आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये 70% होती है, अगर आप उसका 70.7% कर दोगे आई नोट का, तो वो अपने आप ही आपको आर एम एस वैल्यू बता देगा उस चीज़ की। तो ऐसे हम आर एम एस वैल्यू बता सकते हैं, जैसे एवरेज वैल्यू कैसे की थी, तो एवरेज वैल्यू भी आप बता सकते हैं, बस पीक वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको एवरेज वैल्यू पहले से पता है या वर्चुअल वैल्यू पहले से पता है, आप पीक वैल्यू भी निकाल सकते हो, मतलब उल्टा भी कर सकते हैं हम। अब देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इसमें सारा कुछ नहीं बताना, सिर्फ वही चीज़ है कि सिंपली आपको क्या करोगे, अब आई नोट की जगह पे ई नोट आ जाएगा, कि सेम ही होता है इसमें भी, कि उतना ही ईएमएफ डिक्रीज़ होती है या रूट मीन स्क्वायर से वैल्यू आती है, उतनी ही 70% वैल्यू हो जाती है उसकी रूट मीन स्क्वायर में, ईएमएफ की वैल्यू भी 70% हो जाती है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट ऑफ ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड ओवर एनी पीरियड ऑफ द साइकिल सिंस इट इज बेस्ड ऑन द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। वो कह रहे हैं कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाफ साइकिल के लिए पता करना है या पूरे के लिए या इससे भी ज़्यादा, तो आप कर सकते हैं, किसी भी साइकिल के लिए कर सकते हैं, जरूरी नहीं हाफ साइकिल के लिए करना है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी पैदा करनी है, आपने पूरे साइकिल के लिए पता करनी है तो पूरे साइकिल की हीट एनर्जी पता आ जाएगी, हाफ साइकिल के लिए करनी है हाफ साइकिल की। इसमें तो ऐसे है नहीं कि हीट ने एक दूसरे को कैंसिल कर देना है, उसमें क्या था, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता था, तो वो एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाते थे, इसलिए वो जीरो होता था टोटल ओवरऑल साइकिल में। इसमें ओवरऑल साइकिल में क्योंकि कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, हीट पैदा हो रही है आधा साइकिल चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हीट पैदा होएगी, उसमें ये मतलब आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज सभी ओवरऑल साइकिल के लिए कंप्लीट कर सकते पता कर सकते हैं। डू नॉट यूज द अबव फॉर्मूला इफ द टाइम इंटरवल अंडर द कंसिडरेशन लेस देन द 1 पीरियड। वो कह रहे हैं कि 1 पीरियड से कम है तो फिर आप मत बताओ। वो कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले का हमें यूज़ नहीं कोई आ पाएगा, कि अगर आप एक साइकिल के लिए मतलब हाफ साइकिल के लिए बोल रहे हैं कि निकाल तो सकते हैं पर उसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप ना यूज़ करो उसको, तो आप पूरे साइकिल के लिए ही यूज़ करो, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जो पीक वैल्यू का हाफ, जो भी उसका 70% होगा वो आर एम एस वैल्यू होएगी और 63% वो एवरेज वैल्यू होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज 3 टॉपिक किए, एक तो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ क्या चीज़ होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट, और दूसरी चीज़ हमने की कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, उसकी एसी की एवरेज वैल्यू क्या होती है उसका फॉर्मूला, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की। रूट मीन स्क्वायर के नाम अलग अलग हैं, वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने सारा रिवाइज करना है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल हैं वो आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आगे अभी हम कल करेंगे, आपको मैं बता दूं कि आपने इसके बेस पे न्यूमेरिकल करने हैं, रूट मीन स्क्वायर और एवरेज वैल्यू के बेस पे, बड़े आसान न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उसमें, वो आप कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम कल एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का अगर नाम जानना चाहते हैं तो वो हम 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, नाम पता हो तो फिर आपको स्टडी रिलेटिव वैल्यू, पीक वर्चुअल मीन वैल्यू, और इसमें थोड़ा रिलेशन बताएंगे बस पीक वैल्यू और उसमें इफेक्टिव वैल्यू में, और एवरेज वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू में कुछ थोड़ा रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं, वो चीज़ बताई होगी, कुछ टर्म्स बताई हैं ज़रूरी। नेक्स्ट टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो है एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस, ये प्योर रेजिस्टेंस वाला एसी सर्किट की स्टडी करेंगे,
जो जो जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ पिछले चैप्टर्स में कि अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसके लिए ओम्स लॉ जैसे है, रेजिस्टेंस लगाने से V इक्वल टू आई आर आता है। ऐसे ही हमने अब सेल नहीं लगाया, हमने EMF लगा दी है बस R के साथ। यहाँ पे EMF अल्टरनेटिंग EMF यूज़ की है। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नई चीज़ें बीच में आएंगी, वो स्टडी करेंगे। मतलब जैसे हमने पहले किया हुआ R रेजिस्टेंस की स्टडी, ऐसे इसके फॉर्म में करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू लीव द क्लास। थैंक यू।